सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। इस हिंदी भाषा संप्रेषण और कौशल, जो कि बहुत अच्छा और बहुत ही सिंपल बुक है। तो इसके बुक के एनालिसिस विद चैप्टर वाइज करेंगे कि हम कौन से चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो बुक है ना, ये आपके कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड है। इंग्लिश में आपका बोल सकते हो कि कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है, बातचीत कैसे की जाती है, उस पे डिपेंड है। तो हमारा बुक का नाम क्या है? हिंदी भाषा संप्रेषण कौशल, यानी कि हिंदी भाषा क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और संप्रेषण कौशल, यानी कि संप्रेषण का मतलब होता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने विचारों का आदान प्रदान करता है तो उसे संप्रेषण कहा जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में करते हुए हम कौशल, कौशल का मतलब होता है बोलते हैं स्किल्स, यानी कि बातचीत करने का क्या टेक्निक होता है, क्या स्किल्स होता है। तो इसके बारे में हम चैप्टर नंबर पूरे इस बुक में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया कि इस बुक में क्या पढ़ने वाले हैं? तो बेसिकली आज के सेशन में इस बुक का एनालिसिस करेंगे कि चैप्टर वाइज कि कौन से चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो आज जाते हैं हम फर्स्ट चैप्टर का, यानी कि खंड फर्स्ट में हम देखेंगे फर्स्ट चैप्टर। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है भाषा और संप्रेषण। भाषा और संप्रेषण की बात कर लेते हैं, हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि भाषा क्या होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे कि संप्रेषण क्या होता है। संप्रेषण जैसे कि बोल सकते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अपने विचारों का आदान प्रदान करने की प्रक्रिया को ही संप्रेषण कहा जाता है। जैसे कि मैं मान लो कि मैंने कुछ बातें आप लोगों से कहा, ठीक है, आपने उसे सुन समझा, वही संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि संप्रेषण के विभिन्न रूप कितने हैं, यानी कि संप्रेषण किस प्रकार से किया जाता है। तो इसमें आपका 3 प्रकार हो जाएगा। ठीक है, आपका पहला संप्रेषण है मौखिक संप्रेषण, यानी कि मुख के द्वारा बोला गया। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूँ, मुख के द्वारा बोल रहा हूँ, तो ये क्या है? मौखिक संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, अब उसके तत्पश्चात ये देखने को मिलेगा आपका आंगिक संप्रेषण। अब आंगिक संप्रेषण क्या होता है कि पर्टिकुलर हम अपने अंगों का प्रयोग करके, किसी भी अंगों का प्रयोग करके हम क्या करते हैं? संप्रेषण करते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो आपने नोटिस किया होगा कि हम देखते हैं कि बहुत बार हम टीवी देखते समय हमारी मम्मी हमें खाना खिलाती हैं तो ऐसे बोलते हैं, बेटा और रोटी लेना है?" तो आप लोग कहते हो कि हाँ, हमें और रोटी चाहिए। तो आप क्या कहते हो? आपके मुंह में निवाला रहता है और ध्यान और हाथ में टीवी का रिमोट रहता है, तो आप लोगों का ध्यान कहाँ रहता है? मम्मी फिंगर निकालते हो कि मम्मी एक रोटी चाहिए। 2 फिंगर निकाल दो तो आपकी मम्मी समझ जाती है कि 2 रोटी चाहिए। इट मीन्स क्या है? वो आपका आंगिक संप्रेषण है। आपने अपने अंगों के पार्ट का प्रयोग करके सामने वाले को अपनी बातों को बताया कि ये मैं बताना चाहता हूँ। एवरीवन क्लियर? क्या है आंगिक संप्रेषण? तो ये आप पर्टिकुलर ये देखोगे। ठीक है, अब उसके बाद इसमें आपका ये भी देखोगे कि संप्रेषण के प्रयोजन, यानी कि संप्रेषण क्यों किया जाता है। यानी कि संप्रेषण जैसे हम बातचीत करते हैं, क्यों करते हैं? दूसरे व्यक्ति से हम बातचीत करेंगे, भाई क्यों करेंगे? व्हाट इज द रीजन टू कम्युनिकेट ईच अदर। अब जैसे कि हम ही अभी बोल रहे हैं, तो हमारा क्या है, क्या रीजन है भाई बातचीत करने का? स्टडी है ना, स्टडी के माध्यम से ही बोल रहे हैं ना, बातचीत कर रहे हैं। क्लियर है? हाँ, तो इसे बोला जाता है प्रयोजन, यानी कि प्रयोजन का मतलब होता है कारण, कि क्या कारण है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे इसमें यही देखेंगे फर्स्ट चैप्टर में कि संप्रेषण की प्रतिक्रिया क्या है, यानी कि सॉरी प्रक्रिया क्या है, यानी कि संप्रेषण के क्या प्रक्रिया है। भाई संप्रेषण कैसे पूर्ण हो सकता है? देखा जाए तो पहली बात तो यह है कि इसमें आप ये देखोगे श्रोतागण होना चाहिए, संदेश प्राप्तकर्ता होना चाहिए। ठीक है, उस एक संदेश होना चाहिए, एक प्रतिक्रिया होना चाहिए। अब जैसे कि मान लो कि हम बातचीत करें, तो हम अपने आप से बातचीत नहीं कर सकते ना, सामने वाले व्यक्ति के का होना जरूरी है। उसे बोला जाता है श्रोता, यानी कि सुनने वाला व्यक्ति। अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे क्लास दे रहा हूँ, आपको लग रहा है कि अगर आप लोग ज्वाइन नहीं हो या फिर क्लास नहीं लेते तो मैं अपने आप ही क्लास लेता। ये पागल वाली बात हो जाएगी ना, कि मैं खुद से बड़बड़ा रहा हूँ। समझ रहे हो मेरी बात को क्या कह रहा हूँ मैं? एवरीवन क्लियर?
किसी को लैंग्वेज टफ तो नहीं लग रहा ना? हाँ, तो ये आपका संप्रेषण की प्रक्रिया है। यानी कि किस प्रक्रिया, जैसे सिंपल सा लैंग्वेज बोलो, एक एग्जांपल देता हूँ। भाई मेरे को ये बताओ कि एक खीर बनाने का क्या प्रक्रिया है? तो आप लोग क्या बोलोगे? सर दूध होना चाहिए, चावल होना चाहिए, चावल को हम धो लें अच्छे से, उसके बाद दूध को मतलब गर्म होने के लिए रख दें पतीले में, उसके बाद हम उसमें चावल डालते हैं, कुछ देर चावल पकने के बाद हम एंड ऑफ द लास्ट में चीनी डालते हैं। अब ये पूछेंगे कि सर चीनी क्यों पहले नहीं डालते? एक बात बोलो, चीनी अगर पहले डाल दोगे तो दूध फट जाएगा, ये ध्यान रखना। तो जब चावल पक जाता है ना, उसके बाद चीनी डाला जाता है। खीर का प्रोसेस ये है, इसे प्रक्रिया बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि संप्रेषण का प्रक्रिया का मतलब क्या है? एवरीवन क्लियर है? अब आप लोग ये सोच रहे होगे कि सर खाने पीने की एग्जाम्पल क्यों देते हैं? तो देखो भाई, एग्जाम्पल मेरे एंगल में, मेरे एक मतलब सिंपल सा लैंग्वेज बोलो, अनुभव है कि भाई हमें, जब हम अपने आसपास के वातावरण से घुल मिल कर एग्जाम्पल लेते हैं ना, उस चीज को बेटर तरीके से हम समझ पाते हैं। इसीलिए मैं ज्यादातर इस तरीके का एग्जाम्पल देता हूँ, ताकि आप लोग उस इन्वायरमेंट में फेस आउट करते हो, आपको वो पता है। ठीक है, तो ये आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि संप्रेषण का मूल तत्व क्या है। तत्व मतलब एलिमेंट्स, यानी कि मूल आधार, बेसिक बोल सकते हो, नीड क्या है। तो ये फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे। क्लियर है फर्स्ट चैप्टर क्या है? तो अब बात कर लेते हैं हम सेकंड चैप्टर का। तो हमारा सेकंड चैप्टर है उच्चरित और लिखित भाषा संप्रेषण के तत्व। यानी कि उच्चरित और लिखित भाषा के संप्रेषण के तत्व। देखो अब इसमें क्या है कि हम मौखिक, आपने पढ़ा था कि मौखिक संप्रेषण, ठीक है, तो इसमें हम पर्टिकुलर ये देखेंगे कि उच्चरित और लिखित भाषा का मतलब क्या होता है, मतलब अर्थ क्या होता है। तो देखो भाई, आपका देखने को मिलता है कि सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए तो उच्चरित भाषा वह भाषा होती है जिसका उच्चारण करके हम एक भाषा के माध्यम से संप्रेषण पूर्ण करते हैं, वो उच्चरित भाषा कहलाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं अभी उच्चारण कर रहा हूँ। उच्चरित का मतलब होता है बोलना। ठीक है, और बोल किस भाषा में रहा हूँ? हिंदी भाषा में। तो इसमें यही देखा जाएगा कि उच्चरित भाषा की प्रक्रिया क्या है, उच्चरित भाषा का मतलब क्या होता है। भाई, जब हम किसी एक भाषा में बोलकर अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, वही हमारा उच्चरित भाषा संप्रेषण कहलाता है। क्लियर है? अब उसके बाद सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे कि लिखित भाषा संप्रेषण। लिखित भाषा संप्रेषण का मतलब होता है कि भाई, जब हम किसी एक भाषा में अपनी बातों को लिख कर दूसरे के सामने प्रकट करते हैं या फिर अपनी बातों को रखते हैं, वो हमारा लिखित भाषा संप्रेषण कहलाता है। क्लियर है? तो ये आपका उच्चरित और लिखित भाषा मैंने समझा दिया। और संप्रेषण के तत्व जैसे कि भाई लिख कर, बोल कर, और बोल सकते हो कि आंगिक की क्रिया के रूप में, तो ये आप चैप्टर नंबर सेकंड में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें उस उच्चरित और लिखित भाषा की विशेषता भी पढ़ोगे कि भाई उच्चरित भाषा की विशेषता क्या है। अब सिंपल सा लैंग्वेज बोलो तो मैं अभी उच्चरित भाषा के माध्यम से अपनी बातों को आपको समझा रहा हूं। तो अभी इसका एक कोई भी स्टूडेंट क्या विशेषता बता सकता है, इसका लाभ क्या बता सकता है? ओके, वेरी गुड। समय कम लगता है, यानी कि समय की बचत होती है। वेरी गुड। और वेरी गुड। और ठीक है, चलो ये भी अच्छी पॉइंट है। और ओके, वेरी गुड। और ठीक है, देखा जाए तो सबको पता है कि उच्चरित भाषा का मतलब विशेषता क्या है। सबने बिल्कुल करेक्ट बोला। अब लिखित भाषा की भाई विशेषता क्या हो सकती है? टेल मी अबाउट।
अच्छा, ये कौन स्टूडेंट बोल रहा है ये? ऐसा लग रहा है जैसे पढ़ा हुआ स्टूडेंट। अभी ये बात किसने बोला था कि उसे हम लंबे समय तक संभाल के रख सकते हैं लिखित भाषा संप्रेषण को? किसने बोला था? बहुत अच्छा बोला था। मैं ये पूछा कि किसने बोला था? रोशनी। रोशनी, आपने इसकी क्लास ले रखी है क्या? अच्छा अच्छा, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। तो हम क्या है ना कि जो उच्च लिखित भाषा की संप्रेषण की विशेषता रहती है, इसे हम लंबे समय तक संभाल के रख सकते हैं। भाई ये बिलीवेबल पे वर्क करता है, यानी कि ये विश्वसनीय है। विश्वसनीय का मतलब होता है विश्वास करने योग्य। देखो वर्ड को पकड़ोगे ना तो बहुत अच्छा आपके नंबर मिलते हैं। विश्वसनीय यानी कि विश्वास करने योग्य जो होता है उसे विश्वसनीय बोला जाता है। ठीक है। अब इसमें आप पूछोगे कि सर विश्वसनीय कैसे है? तो देखो सिंपल सा लैंग्वेज बोला जाए तो अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का पेपर होता है, चाहे कुछ भी होता है, कुछ भी डील होता है, भाई लिखित रूप में होता है, वो एक लैंग्वेज लिखित लैंग्वेज में होता है। हम जैसे मान लो, सिंपल सा लैंग्वेज है कि मेरे को एक प्रॉपर्टी खरीदना है। मान लो कि मेरे को यहाँ से रोशनी रोशनी से प्रॉपर्टी खरीदना है, तो मैं रोशनी जी से कहूंगा, रोशनी जी मुझे ना 150 गज का मकान चाहिए। तो वो बोलेंगे ठीक है, इतने करोड़ का पड़ेगा, तो आप डील कर लीजिए। तो मैं बोलूँगा ठीक है, मेरा ये रहा 1.5 करोड़, और आप मेरे को ज़मीन दे दीजिए। तो वो ज़मीन दे देंगे। इन फ्यूचर वो मेरे को क्लेम कर सकते हैं कि मेरे को मेरा तो ये मैंने ज़मीन बेचा ही नहीं, आप सबूत दिखाओ। तो सामने वाला मैं कहूँगा मैंने तो बेचा था, मैंने आपको पैसे भी दिए थे। तो भाई क्या है, प्रूफ मांगा जाता है। तो लिखित भाषा संप्रेषण एक प्रूफ के एंगल में वर्क करता है। क्लियर है? ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, तो ये आप सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम अपने थर्ड चैप्टर का। तो हम थर्ड चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो हमारा थर्ड चैप्टर का नाम है आंगिक भाषा और संप्रेषण। नाम से ही पता चल रहा है आंगिक भाषा। आंगिक भाषा, इसमें ये देखेंगे कि भाई हम आंगिक क्रियाओं के माध्यम से हम अपने संप्रेषण को कैसे पूर्ण कर पाते हैं। भाई आंगिक क्रिया भाषा के माध्यम से हम अपने संप्रेषण को कैसे पूरा कर पाते हैं तथा उसको कैसे प्रयोग कर पाते हैं। तो आंगिक भाषा की बात बोला जाए तो इसमें हमारे हाव भाव आ जाते हैं। जैसे कि हाव भाव की बात कर ली जाए तो इसमें आप हाव भाव के बारे में पढ़ेंगे कि जो हमारी आंगिक भाषा होती है ना उसमें हमारे हाव भाव छुपे होते हैं। अब आंगिक भाषा का मतलब क्या होता है? भाई हमारे अंग होते हैं, यानी कि हम अपने अंगों के माध्यम से प्रयोग करके हम उसको संप्रेषण कर पाते हैं। तो इसमें हमारे आंगिक भाषा का मतलब हाव भाव छुपा होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि हम क्रोधित हुए तो हमारा क्या है, नैन नक्श बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि हमारे जो मांसपेशियां, फेस का मांसपेशियां जो है वो खिंचाव हो जाता है, उसका खिंचावपन होने लगता है। तो भाई सामने वाला समझ जाता है कि ये क्रोधित है। वो हमारे हाव भाव है। अब जैसे मान लो कि अ, सामने वाले आपसे कोई पूछता है, आप बात रखते हो, तो वो सामने वाला बल्कि आपके स्माइली के साथ बोलता है, बोलता नहीं है, स्माइली पास करता है। तो आप समझ जाते हो कि हाँ सामने वाले की भी हाँ है। इट मीन्स हाँ, समझ रहे हो? तो इट मीन्स क्या है कि कई बार क्या होता है कि हम अपने हाव भाव से सामने वाले को प्रदर्शित करते हैं कि हम ये बोलना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा कि बहुत से ऐसे देखा जाता है कि सामने विलन खड़ा होता है, सामने के पीछे विलन के पीछे हमारा कोई मतलब अपना खड़ा होता है, और कोई बोलता है तो इशारे करते हैं, नहीं नहीं, यू गो 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 गो, जाओ 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 यहाँ से, मतलब बोलते हैं ना। तो ये क्या है, हमारे हाव भाव है। ठीक है। तो हमारे इसमें आंगिक भाषा संप्रेषण में हमारे हाव भाव इसमें देखेंगे, तो इसमें शारीरिक हाव भाव है और आपका बोल सकते हो मानसिक हाव भाव भी है। अब यहाँ पे मानसिक हाव भाव कैसे हो सकता है भाई? सिंपल सा लैंग्वेज बोला जाए तो शारीरिक हाव भाव तो समझ में आए कि भाई हमारे मांसपेशियां खिंचाव से हम क्या मतलब बोल सकते हैं कि झुर्रियां हमारे ऊपर मतलब बोल सकते हैं, हमारी मांसपेशियां खींच गई तो हमें पता चल गया कि सामने वाला क्रोधित है, उसकी आंखें लाल हो गई तो हम समझ जाते हैं सामने वाला क्रोधित है। लेकिन अब हमारे बोल सकते हो कि मानसिक स्थिति के रूप में भी हम कैसे हमारे आगे की भाषा हो सकता है?
हेलो, टेल मी। हेलो, बताओ कैसे हो सकता है? मानसिक रूप में हम कैसे हम बोल सकते हैं कि हमारे हाव भाव प्रदर्शित हो सकता है? सिंपल सा लैंग्वेज देखा जाए तो कोई इंसान दुखी होता है, आप उसके पास जाते हो तो वो बोलता नहीं है, तो आप समझ जाते हो क्या कोई टेंशन वाली बात है क्या? क्यों परेशान लग रहे हो? आप क्यों ये पूछने क्यों लग जाते हो? ये हमारे मानसिक स्थिति है, यानी कि हमारे मन स्थिति में वो इंसान दुखी होता है तो वो चुपचाप रहने लगता है। तो आप पूछने लगते हो क्या हुआ, कोई बात हुई है, कोई प्रॉब्लम है, घर पे कोई दिक्कत है, ऐसा पूछते हो ना? तो ये हमारे बोल सकते हो मानसिक है, मेंटलिटी है। क्लियर है? हाँ। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है आपका फोर्थ चैप्टर। तो हमारा चैप्टर नंबर 4 है संप्रेक्षण के विविध रूप। यानी कि संप्रेक्षण के जो विविध रूप है, यानी कि संप्रेक्षण कितने प्रकार के हैं, उसके विभिन्न रूप है। तो देखो, संप्रेक्षण के विविध रूप का मतलब होता है कि हमारे संप्रेक्षण है उसमें कौन कौन से प्रकार से हम संप्रेक्षण को पूर्ण कर सकते हैं, कौन कौन से प्रकार से हम अपने संप्रेक्षण को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका पर्टिकुलर चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। तो इसमें अब ये देखा जाएगा कि संप्रेक्षण कितने प्रकार से हम कर पाते हैं, संप्रेक्षण के जो स्वरूप है उसका अस्तित्व है। तो हमारा क्या है, इसमें आपका साक्षात्कार पहले आता है। भाई संप्रेक्षण हम अपने साक्षात्कार के अनुसार कर पाते हैं। ठीक है। सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए तो संप्रेक्षण आपके नौकरियों में, यानी कि जहाँ पे आप नौकरी करते हो वहां पे संप्रेक्षण का है साक्षात्कार के रूप में होता है। ठीक है। उसके बाद हमारा देखने को मिलेगा कि संप्रेक्षण की जो साक्षात्कार का स्वरूप है उसमें भी ये पढ़ेंगे कि भाई हम नौकरी में अपने बॉस से हम बात करने के लिए नम्र निवेदन जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, प्यार पूर्वक शब्दों का प्रयोग करते हैं, सर कह के सम्मानित करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये क्या है भाई, आपका साक्षात्कार के रूप में संप्रेक्षण है। भाई हम अपने बॉस को ऐसे नहीं बोल सकते कि मुझे कल नहीं आना, मुझे छुट्टी चाहिए, ऐसे नहीं बोल सकते ना। ये बोलने का तरीका होता है आपका कि सर मुझे कल कुछ रीजन वर्ष घर पे कुछ समस्या चल रही है तो मुझे कल के लिए अवकाश या फिर लीव चाहिए था। इस तरीके से बोल बोल सकते हो ना। तो क्या है, ये आपका संप्रेक्षण है लेकिन साक्षात्कार के तरीके पे, यानी कि बोल सकते हो कि एजुकेटेड एंगल के रूप में। ठीक है। क्लियर है? अब उसमें अब उसमें आप ये देखो कि संवाद के बारे में पढ़ेंगे। संवाद का मतलब होता है कि जब संप्रेक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है उसे संवाद कहते हैं। यानी कि मान लो कि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, सिंपल है, तो ये संप्रेक्षण कहलाएगा। अब मान लो कि ये चीज पूरा हो जाए, उदाहरण के तौर पे मान लो कि मैं आपसे क्लास पढ़ा रहा हूँ, अगर क्लास ये समझ में ना आया तो आपका कल लग रहा है कि संप्रेक्षण सॉरी संवाद पूरा होगा। संवाद का मतलब ही होता है जब आप कोई बात रख रहे हो, सामने वाले व्यक्ति आपकी बातों को समझ कर उसका उत्तर देता है या फिर जवाब दे सकता है, उसे ही संप्रेक्षण के रूप में संवाद कहा जाता है। यानी कि संवाद का मतलब होता है दो व्यक्तियों के बीच किया गया वार्तालाप का आदान प्रदान, जो कि पूर्ण रूप से दोनों को समझ में आ जाए, वो हमारा संवाद कहलाता है। तो ये आप चैप्टर नंबर 4 में पढ़ेंगे। ठीक है। अब उसके बाद हमारा अगला चैप्टर है भाषा का व्यवहारिक पक्ष। अब देखो, हम भाषा का व्यवहारिक पक्ष, व्यवहारिक का मतलब होता है व्यवहार, बिहेवियर। ठीक है। सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए तो हम एक लैंग्वेज में बोला जाए तो हम क्या है कि सिंपल सा देखते हैं कि हमारा फिफ्थ चैप्टर ही है व्यवहारिक पक्ष पे, यानी कि भाषिक कला के विभिन्न पक्ष। तो हम हमारा चैप्टर नंबर फिफ्थ है भाषिक कला के विभिन्न पक्ष। तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि जो हमारा भाषा है, जो हमारा भाषा की कला है, उसके विभिन्न पक्ष के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी भाषा प्रयोग करने की कैसी कलाएं हैं। तो भाई हम जो भाषा प्रयोग करते हैं, लिखित भाषा होता है, मौखिक भाषा होता है, आंगिक भाषा होता है। ठीक है। तो ये हमारा पहले के भाषा के विभिन्न रूप हो गए। ठीक है। अब इसमें पक्ष की बात कर लीजिए तो भाषा जो है वो किस तरीके से हम प्रयोग करते हैं। अब मान लिया जाए कि मान लो कि मैं हिंदी भाषा प्रयोग कर रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि भाई मैं हिंदी भाषा प्रयोग कर रहा हूँ तो सामने वाले व्यक्ति से हिंदी शब्दों का ही प्रयोग करके कैसे हम वार्तालाप कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति हमें कुछ भी बोले और हम अपने आप को सुनते रहें, ऐसा नहीं है।
सामने वाला व्यक्ति आपका पर्टिकुलर कुछ भी बोले और आप उसे मतलब बोलने का तरीका आपको पता होना चाहिए, आपका व्यवहार छुपा हुआ होना चाहिए। तो इसमें आपका भाषा का व्यवहारिक पक्ष पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 में, कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से वार्तालाप करने के लिए जिस तरीके से प्रयोग करता है, उस भाषा के माध्यम से उसका व्यवहार कैसे छुपा होता है, तो ये आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 6 है संवाद कला के विभिन्न पक्ष। यानी कि जो संवाद है उसके विभिन्न पक्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए तो हमारा संवाद जो है पूर्ण रूप से आपका ये देखने को मिलता है कि संवाद का मतलब मैंने आपको बता ही दिया कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से वार्तालाप करता है और उसकी विचारधारा या फिर उसके विचार को दूसरे वाला व्यक्ति समझ लेता है और उसके अनुसार उत्तर देता है, तो वो हमारा संवाद कहलाता है। यानी कि संप्रेषण की प्रक्रिया पूर्ण होने की प्रक्रिया को ही संवाद कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि संवाद का स्वरूप हम पढ़ेंगे, संवाद की संरचना कैसे हुई तो हम बात कर लेते हैं। संवाद करने के लिए दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। ठीक है। एक बोल सकते हो वक्ता और दूसरा श्रोता। यानी कि वक्ता का मतलब होता है बोलने वाला व्यक्ति और दूसरा होता है श्रोता। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मैं वक्ता कहलाऊंगा और सामने वाले आप व्यक्ति सुन रहे हो तो आप श्रोता कहलाओगे। तो ये क्या है, भाषा का व्यवहारिक बोल सकते हो संवाद का एक स्वरूप कहलाता है। ठीक है। अब ये देखने को मिलेगा कि संवाद जो होता है औपचारिक और अनौपचारिक पढ़ोगे इसमें, कि भाई संवाद होता है औपचारिक रूप में किया जाना चाहिए। देखा जाए तो संवाद जो है औपचारिक रूप में किया जाना चाहिए, यानी कि भाई हमें कहाँ पे किस तरीके से शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, सम्मानपूर्वक शब्दों का प्रयोग करते हुए दूसरे व्यक्ति के सामने अपनी बातों को रखना चाहिए। ये क्या है? हमारा संवाद का व्यवहार व्यापारिक औपचारिक पक्ष कहलाता है, जो कि हमारे ज़्यादातर हम जहाँ पे कार्य करते हैं, जहाँ पे हम व्यवसाय में किसी भी व्यवसाय में कार्य करते हैं, तो वो हमारा औपचारिक पक्ष छुपा होता है। ठीक है। तो ये आप चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं हम खंड सेकंड का। तो हमारे खंड सेकंड में भी 6 चैप्टर हैं। तो हमारा अब बात कर लेते हैं 7 चैप्टर के बारे में। तो हमारा 7 चैप्टर का नाम क्या है देख लेते हैं। पत्र लेखन। पत्र लेखन औपचारिक, यानी कि पत्र यानी कि लेटर। उसके बाद हम बात करेंगे औपचारिक। औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल एंगल। फॉर्मल एंगल इसमें ये देखा जाएगा कि जो पत्र लिखने का हम क्या प्रोसेस है। तो ये पूरा 7 चैप्टर आपको पत्र लिखने का तरीका बताता है कि भाई पत्र हम किस लिए लिखते हैं। तो प्रयोजन आपका देखा जाएगा, पत्र लेखन का प्रयोजन अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए, या फिर पत्र लेखन का प्रयोजन से आपका क्या तात्पर्य है, ये आपका क्वेश्चन पूछ सकता है। तो प्रयोजन का मतलब होता है कि भाई हम उस पत्र को लिख किस लिए रहे हैं, क्या मोटिव है, क्या कारण है, रीजन क्या है पत्र लिखने का। ठीक है। तो ये आपका पत्र लेखन की प्रक्रिया का प्रयोजन कहलाता है। तो देखो भाई, हम कोई भी पत्र लिखें अपनी बातों को रखने के लिए ही लिखते हैं ना, अपनी बातों को प्रकट करने के लिए लिखते हैं, सबसे बड़ा प्रयोजन ही होता है। भाई हम अपने जरूरतों को पूरा करवाने के लिए भी पत्र लिखते हैं। उदाहरण के तौर पे मान लो कि एमसीडी है। ठीक है। एमसीडी क्या है भाई, आपका पूरा नगर का निगरानी करता है, साफ सफाई करता है, गली का कचरा वगैरह सब चीज़ क्या है, ये एमसीडी के अंदर आता है। ठीक है। अब ये क्या है भाई, एमसीडी अगर सही से काम नहीं कर रहे तो आप एमसीडी के अध्यक्ष को पत्र लिखोगे। तो क्या है, आप अपने गली का कार्य करवाने के लिए, यानी इट मीन्स क्या है कि भाई हम पत्र लिखे तो अपनी बेसिक नीड के अनुसार अपनी बातों को रखने के लिए, बातों को मनवाने के लिए, तथा हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करवाने के लिए और व्यक्तिगत ज़रूरत, व्यक्तिगत कम्युनिकेशन के लिए भी हम पत्र लिखते हैं। पहले क्या है भाई, हम हाल खबर के लिए भी पत्र लिखा करते थे। चलो आज तो डिजिटल हो गया सब चीज़, तो आपको पता है। अदरवाइज पहले हम हाल खबर के लिए भी पत्र लिखते थे। ठीक है। ये क्या है, आपका पता पर्टिकुलर ये देखने को मिला है कि हमारे पत्र लिखने का प्रयोजन यही कहलाता है। तो आप चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। ठीक है। उसके बाद औपचारिक पत्र, ये आप औपचारिक पत्र के बारे में पढ़ोगे, तथा व्यावसायिक पत्र के बारे में पढ़ोगे, निमंत्रण पत्र के बारे में पढ़ोगे,
सरकारी पत्र के बारे में पढ़ेंगे। और इनके पढ़ने का तरीका, लिखने का तरीका क्या होता है, सारी इस बात में चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? हाँ, तो ये चैप्टर नंबर 7 में आपका पत्र लिखने और कैसे लिखा जाता है उसके बारे में बताएगा। तो अब बात कर लेते हैं हम चैप्टर नंबर 8 का। तो चैप्टर नंबर 8 है हमारा संचार के लिए लेखन। देखो, संचार को हम जन संचार बोल सकते हैं। संचार का मतलब ही होता है, सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो संचार का मतलब ही होता है जो जनसंख्या के माध्यम से हम एक समय में जनसंख्या को संबोधित करते हैं। तो हमारा क्या है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे हम बहुत लोगों को संबोधित करते हैं, अपने बोल सकते हो थिंकिंग को रिप्रेजेंट करते हैं, अपने आप को एक स्पीकर। स्पीकर का मतलब क्या है, वो स्पीकर नहीं, ये जो फोन में बजने वाला स्पीकर नहीं। स्पीकर का मतलब ये नहीं कि जो सामने वाला व्यक्ति है वो बड़े पैमाने पे, जैसे मान लो कि मोदी जी हैं, बड़े पैमाने पे बोल रहे हैं तो उस उन्हें स्पीकर बोला जाता है, ठीक है। तो हम उन्हें बोल सकते हैं स्पीकर। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, ये हमारा संचार होता है। संचार का क्या है, जैसे कि आपका इसमें ये देखेंगे, संचार के लिए लेखन। भाई संचार के लिए लेखन कैसे लिखा जाता है? संचार कितने प्रकार के हैं? मुद्रित माध्यम से, श्रव माध्यम से, दृश्य माध्यम। ये आपका क्या है, संचार माध्यम के स्वरूप आप इसमें पढ़ोगे कि भाई मुद्रित माध्यम यानी कि जो लिख कर, श्रव माध्यम यानी कि सुनकर, दृश्य माध्यम। अब ये बताओ कि संचार के दो तीन उदाहरण बताओ। सिंपल लैंग्वेज में बोला तो मुद्रित मुद्रित माध्यम संचार का एक एग्जाम्पल कौन बताएगा? टेल मी अबाउट दिस। वेरी गुड। अखबार, मैगजीन क्या है? और बुक्स, ये क्या है? आपका मुद्रित माध्यम संचार है। ये लिखित रूप में एक बार प्रिंट हो चुका है, लेकिन बहुत से लाखों लोगों को क्या कर रहा है भाई, अपनी सूचना प्रदान कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप BHDL 137 पढ़ रहे हो, एक बार प्रिंट हो गया, मुद्रित माध्यम है, ठीक है। लेकिन ये लाखों लोगों को एक ही चीज प्रदान कर रहा है ना, इन्फॉर्मेशन, ठीक है, कि भाई ये टॉपिक पढ़ रहे हो, वो टॉपिक पढ़ रहे हो, ये मुद्रित माध्यम। श्रव माध्यम, टेल मी, आंसर, एग्जाम्पल दीजिए। वेरी गुड, रेडियो। वेरी गुड। हाँ, पहले आपका रेडियो सबसे पहले आएगा। क्यों? क्योंकि रेडियो के अलावा ये जितने जैसे कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गया, टीवी हो गया, ये क्या है, श्रव और दृश्य दोनों ही माध्यम है। तो पहले आपका रेडियो लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये आप चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे कि भाई कितने हमारे माध्यम है। उसके बाद संचार माध्यम की भाषा कैसी होती है? तो भाई आपको देखा जाएगा कि जो संचार माध्यम की भाषा होती है सरल होती है, सुगम होती है, ताकि भाई एक ही, अब जैसे मान लो कि सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए तो टीवी हो गया। टीवी पे भाई कोई न्यूज़ रिप्रेजेंट करना है, तो भाई हम ये देखेंगे कि इस न्यूज़ को पढ़ने वाले व्यक्ति ना देखकर जो अशिक्षित लोग हैं वो भी देख रहे हैं। तो भाई जो भाषा होनी चाहिए सरल होनी चाहिए ताकि सबको समझ में आ सके, ठीक है। ये नहीं है कि भाई बिल्कुल फिलोसफर स्पेनिश, फ्रेंच, जैपनीज, ये सारे भाषाओं का यूज करो, ठीक है। एक बार बच्चा एक बार म्यूट हो जाए, जो अभी अनम्यूट है, ठीक है। तो क्या है, हम चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे संचार के लिए जो लेखन लिखने का जो प्रक्रिया है, किस तरीके के भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो भाई भाषा सरल होनी चाहिए, सुगम होना चाहिए, तथा व्यवहारात्मक तरीके से होना चाहिए। सामने वाले व्यक्ति को ये नहीं कि भाई हम हम मान लो कि सिंपल सा लैंग्वेज देखा जाए तो आप कोई न्यूज़ में कोई बात छपी है, तो भाई न्यूज़ में कोई बात छपी है तो ये नहीं देखा जाएगा कि भाई हिंदू धर्म के लिए ही सही ठहराया गया हो। अगर मुस्लिम धर्म का अगर गलत हो, विरोध हो, तो क्या भाई दूसरे को ठेस पहुंच सकता है ना। तो इसीलिए क्या भाई भाषा ये भी देखेगा कि वो क्या है, सामने वाले व्यक्ति को ठेस ना पहुंचे। तो ये आपका संचार का लेखन लिखने का प्रक्रिया है। क्लियर हो गया? ठीक है। ये आपका चैप्टर नंबर 8 था जो कि अब कंप्लीट होता है। अब बात कर लेते हैं हम चैप्टर नंबर 9 का। तो हमारा कार्यालय लेखन, कार्यालय लेखन है हमारा चैप्टर नंबर 8। रिपोर्ट और कार्य वृतांत। देखो इसमें ये देखेंगे कि रिपोर्ट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने देखा होगा कि फिल्मों वगैरह में, चाहे सिंपली लैंग्वेज बोला, डेली लाइफ में भी देखा ही होगा
कि चोर वगैरह चोरी कर लेते हैं तो भाई पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवानी पड़ती है। तो रिपोर्ट में क्या होता है भाई, चोरी कब हुई, कितने लोग थे, क्या क्या सामान चोरी हुआ, कितने बजे हुआ, किसके घर में चोरी हुआ, ये होता है एक सिंपली लैंग्वेज में। तो रिपोर्ट क्यों तैयार किया जाता है? रिपोर्ट एक ऐसा स्वरूप है जिसको कम समय में तैयार किया जाता है, कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन मुख्य मुख्य बातों का, मुख्य यानी कि इंपॉर्टेंट बातों को उसमें लिख कर सामने वाले व्यक्ति के सामने प्रेजेंट किया जाता है कि ये बात, ये घटना घटित हुआ है। ठीक है, क्लियर है? अब एक डॉक्टर रिपोर्ट बनाता है तो ऐसे बोलते हैं ना कि हाँ भाई, सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए तो एक हम बोल सकते हैं कि ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आया, तो ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट है, मान लो फॉर एग्जांपल कि मेरा मतलब ये चेकअप हुआ कि हाँ मेरा ब्लड ग्रुप क्या है, मतलब देखा जाए तो मेरा ए पॉजिटिव है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में क्या है कि अब मेरा चेकअप हुआ तो मेरी रिपोर्ट आ गई कि भाई आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। तो अब इसमें क्या है, बस ये बताया गया ना कि आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। अब इसमें ये तो नहीं बताएगा कि भाई आपका ब्लड सिरिंज से निकाला गया, इंजेक्शन से निकाला गया, फिर उसमें एक मतलब एक बोल सकते हो टेस्ट ट्यूब में उसे रखा गया, उसके बाद माइक्रोस्कोप से देखा गया, शीशे पे उसे स्कैनर किया गया, उसके बाद मतलब पूरा छानबीन की गई, फिर उसके बाद लैब भेजा गया, लैब में ये सारे टेस्ट हुए, तब जाके आपका पता चला। ऐसा नहीं होता ना। तो क्या है, रिपोर्ट एक ऐसा स्वरूप है जिसमें व्यक्ति या फिर कोई भी अपने बातों को प्रकट करने के लिए कम शब्दों का प्रयोग करते हुए महत्वपूर्ण बातों को लिखकर प्रस्तुत करे, वो रिपोर्ट कहलाता है। तो कार्यालय, हाँ जी बोलिए। ममता ने जैसे बताया कि हमारे स्कूल में भी हमारे डेली लाइफ में पूरा एक साल का रिपोर्ट तैयार किया जाता है, जैसे हमारा रिजल्ट जिसे बोलते हैं कि हाँ बच्चे ने इतना नंबर इसमें मार्क्स किया है। तो आप एक बताओ कि उसमें बस मार्क्स लिखे रहते हैं कि भाई आपके एस ए वन में एफ ए वन में इतने मार्क्स आए। तो अब ये बताओ कि आपके ये थोड़ी ना लिखे रहते हैं कि भाई आपके इतने नंबर का पेपर था, इतने नंबर तो चलिए नंबर लिखा रहता है कि भाई इतने में से इतने आए, ठीक है, ये तो लिखा रहता है। लेकिन ये तो नहीं लिखा रहता कि इतने में से इतने और इसमें इतने नंबर कटे हैं, इसमें आपकी मार्किंग कटी है, इसमें आपके फुल मार्क्स आए, ऐसा नहीं लिखा रहता है ना रिपोर्ट फाइल में। बस ये लिखा रहता है कि भाई इतने में से इतने आए, तो ये आपका रिपोर्ट है। यानी कम शब्दों का प्रयोग किया गया एक ऐसा स्वरूप जिसमें हम अपने महत्वपूर्ण बातों को रखकर सामने वाले को प्रदर्शित करते हैं, उसे रिपोर्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका कार्यालय। अब बात कर लेते हैं कार्यालय लेखन, ये रिपोर्ट मैंने बता दिया। अब कार्यालय लेखन, कार्यालय लेखन वह लेखन होता है जो हम जिस स्थान पर कार्य कर रहे हैं उसके लिए लेखन लिखता है। जैसे मान लीजिए कि भाई मैं अपना किसी जगह पर जॉब कर रहा हूँ, तो भाई जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ तो वहाँ पे मैं अपने बॉस को लेटर लिखूंगा कि सर मेरे मतलब कजन की, मेरी सिस्टर की, मेरे फ्रेंड की शादी है, मुझे 2 दिन के लिए लीव चाहिए। तो ये क्या है, कार्यालय लेखन। कार्यालय लेखन में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि भाई हम सामने वाले व्यक्ति को सर कह के रिप्रेजेंट करें, रिस्पेक्टफुल भावना से प्रेजेंटेशन दे। ठीक है, ये नहीं कि हम सामने वाले से अरे तरह नहीं कर सकते, सामने वाला व्यक्ति आपके लिए अननोन पर्सन है। अब जैसे मान लो कि आपका बॉस आपको जानता है, फिर भी आप ये बताओ कि हाँ, ऐसे बोल सकते हो अरे छोड़ना मैं नहीं आ रहा कल, ऐसे बोल सकते हो, ये दोस्तों में हो सकता है लेकिन आपके बॉस के साथ नहीं हो सकता ना। तो क्या है, ये आपका कार्यालय लेखन है, यानी कि कार्य के प्रति हम लेखन लिखते हैं, उसी को कार्यालय लेखन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमारा नंबर 10 है, सृजनात्मक लेखन की भाषा। सृजनात्मक लेखन की भाषा की बोल जाए, देखा जाए सृजनात्मक, सृजनात्मक का मतलब होता है सृजन करना, यानी कि रचना, मतलब उसमें परिवर्तन कर देना। उदाहरण के तौर पे देखा जाए, सिंपली लैंग्वेज में बोला जाए तो हमारा संविधान है ना, हमारे संविधान को लिख कर तैयार किया, हमारे संविधान को लिख के तैयार कर दिया गया। अब उसमें हम आर्टिकल्स में अनुच्छेद मतलब बोल सकते हो ऐड करते हैं, या फिर अनुच्छेद में परिवर्तन करते हैं। ठीक है, रचना तो हो गई, लेकिन उसके स्वरूप को परिवर्तित कर देते हैं, तो वही हमारा सृजनात्मक कहलाता है। अब सृजनात्मक लेखन की भाषा का मतलब होता है, आप चैप्टर नंबर 10 में ये पढ़ेंगे कि भाई पहले आपके पद में लेखन लिखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे गद में लिखा गया। पद होता क्या है, गद्य क्या होता है, ये सारी बातें चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। ठीक है, अब सृजनात्मक लेखन में पहले बोलचाल की भाषा की देखा जाए तो पहले देखा जाता था कि पहले अनएजुकेटेड पर्सन पाए जाते थे, तो भाई उन्हें पता नहीं होता कि कहाँ पे कहाँ बोलना होता था। अब आप लोग कहोगे
नहीं सर, पहले के लोग सही थे। देखो, ये बात भी करेक्ट है। आजकल पढ़े लिखे लोग क्या है कि अनपढ़ों वाली बात कर देते हैं कि उन्हें ये नहीं पता होता कि अपने बड़ों से कैसे बात करनी होती है। तो देखो यार, वो उन बच्चों के थिंकिंग पे है, उनके संस्कार और उनके थिंकिंग पे है। लेकिन जो एक बात कर लीजिए लॉजिक एंगल में, तो पढ़े लिखे इंसान उन्हें बखूबी पता होता है कि सामने वाले व्यक्ति से कैसे बात करनी होती है। ठीक है, बड़ों से कैसे बात करनी होती है। तो ये चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे कि भाई हमारे जो भाषा था ना, उस लेखन क्रिया के भाषा में हम समय समय पर परिवर्तन करते गए, जरूरत पड़ते हुए। हाँ, तो देखिए मैं शुरू से बता देता हूँ। सृजनात्मक लेखन का मतलब होता है डियर कि सृजन सृजन करना, सृजन यानी कि मान लो कि आपने देखा होगा कि पार्वती ने गणेश जी का मतलब रचना किया था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि गणेश जी का मतलब त्रिशूल, मतलब बोल सकते हो कि त्रिशूल से क्या बोलते हैं जो भी है, शिव के जो है अस्त्र से उन्होंने अपने बच्चे का ही मतलब सिर धड़ से अलग कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, हाथी का सिर लगा दिया गया, गणेश जी को बना दिया गया। तो यही सृजन कहलाता है। तो यही है कि पहले जो भाषाएं लिखी जाती थी वो पद में लिखा जाता था। पद होता था थोड़ा कठिन, उसे समझने में समस्या आता था। पढ़े लिखे लोग इसे समझ सकते थे, लेकिन अपढ़े लिखे लोग नहीं समझ पाते थे। तो इसीलिए क्या हुआ, उन लेखन क्रिया में परिवर्तन किया गया और गद्य में रचना और सरल भाषा, बोल सकते हो कि खड़ी बोली में रचनाएं किया जाने लगी। तो ये आपका सृजनात्मक लेखन कहलाए। ठीक है, अब उसमें आपका सृजनात्मक लेखन में फीचर की भाषा, निबंध की भाषा, कहानी की भाषा ये आ जाती है। कहानी जो लिखी जाती है ये बताओ सरल भाषा में होती है, निबंध भी लिखा जाता है वो भी सरल भाषा में होता है। एक फीचर, फीचर का मतलब होता है वो एक रिपोर्ट का ही एक अंश होता है। फीचर जो होता है ना, एक रिपोर्ट का अंश होता है। किसी विषय पर लिखा गया एक पैराग्राफ जो आपका फीचर कहलाता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसमें भी महत्वपूर्ण बातों को ही लिखा जाता है। तो ये आप चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? अब इसके बाद फिर हम आगे चैप्टर नंबर 11 की बात कर लेते हैं। तो हमारा आ जाता है व्यक्तिगत लेखन की भाषा। व्यक्तिगत जैसे नाम से पता चल रहा है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। व्यक्तिगत, व्यक्तिगत का मतलब होता है यानी कि हम पर्टिकुलर पर्सनली। अब जैसे मान लिया जाए, व्यक्तिगत लेखन का मतलब क्या होता है, जब हम अपने मित्र, अपने सगे संबंधी के पास लेखन लिखते हैं, उसकी भाषा कैसी होती है। तो इसमें क्या है, व्यक्तिगत लेखन। हाँ, अनौपचारिक रूप में, वेरी गुड। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, व्यक्तिगत लेखन में हमारी खुद की भी, खुद के बारे में भी लिखने की भी बात आ जाती है। जिसके अंतर्गत व्यक्ति लेखन की विभिन्न विधाएं जो होती हैं, उसमें ये पढ़ेंगे कि भाई व्यक्तिगत लेखन की कितने प्रकार है। तो इसमें आत्मकथा के बारे में पढ़ोगे, संस्मरण के बारे में पढ़ोगे, डायरी पढ़ोगे, यात्रा वृत्तांत पढ़ोगे। आत्मकथा की बात कर लीजिए तो खुद की कथा, जैसे कि आपका देखा जाता है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा भी लिखा गया है, चाहे आपके बोल सकते हो अलग अलग लेखकों के द्वारा आपका आत्मकथा लिखा गया, यानी कि खुद की जीवन की कोई ऐसी घटना जो दुखदाई और पीड़ादायी हो या फिर खुशी का पल हो, तो आप उसे लिखकर प्रस्तुत करते हो, उसे आत्मकथा बोला जाता है। अब मान लो कि मैंने अपने जीवन के बारे में लिखा कि भाई मैं मतलब इतने साल में उस स्कूल गया, फिर मैं यहाँ से मेरा लाइफ चेंज हुआ, मैं ये बना वो मिला, ये बना। तो ये क्या आत्मकथा है। ठीक है, यानी कि खुद की कथा कहना, खुद के बारे में लिखना। तो ये सारी बातें आप चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे कि भाई व्यक्तिगत लेखन की भाषा क्या होती है। देखो इसमें भी भाषा जो होती है ना, सरल होता है। जो लेखक होता है ना, लिखने वाला व्यक्ति, वो सरल भाषा का प्रयोग करता है ताकि सबको समझ में आ सके। अब भाई मैं आत्मकथा लिखूंगा, मैं खुद की कथा लिखूंगा, क्यों लिखूंगा भाई, ताकि मेरा कोई भी मेरे जीवनी के बारे में पढ़ के उसे समझ सके। और भाई पढ़ के समझ सके, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखूंगा, सरल लिखूंगा, तभी तो कोई समझ सकता है ना। क्लियर है? हाँ, तो ये आप चैप्टर नंबर 11 में पढ़ेंगे। उसके बाद संस्मरण हो गया। संस्मरण का मतलब हो गया किसी के यादों में लिखा गया हो। ठीक है, चाहे आपका कोई लेखक हो गया, आप उससे इंस्पायर हो गए। जैसे मैं महादेवी वर्मा को बहुत मानता हूँ, प्रेमचंद को बहुत मानता हूँ। तो भाई मैं उनके जीवन के बारे में लिखूंगा कि भाई प्रेमचंद की कहानियां ऐसी थी, वो समाज सुधारक पे बहुत बड़े विद्वान रह चुके हैं, समाज को उन्होंने नई दिशा प्रदान किया। तो क्या है, अब उनके बारे में मैं लिखूंगा, ये संस्मरण कहलाता है। यानी कि जब किसी यादों को आप याद करके लिखने का
प्रक्रिया अपनाते हैं तो वो हमारा संस्मरण कहलाता है। तो ये सारी बातें पढ़ेंगे कि देखो सिंपल सा लैंग्वेज बोला जाए, इनका भाषा सरल होता है। सीधी-सीधी बात ये है कि भाषा सिंपल होता है। क्योंकि भाई एक एक के लिए नहीं लिख रहे हैं ना भाई, पढ़े लिखे लोगों के लिए भी लिख रहे हैं और अपढ़े लिखे लोगों के लिए भी लिख रहे हैं, तो भाई भाषा तो सरल होनी चाहिए ना। अब उसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 12 आ जाता है एंड लास्ट चैप्टर है भाषा के लिए लेखन, सॉरी भाषण के लिए लेखन। अब देखो भाषण के लिए लेखन लिखा जाए तो देखो इसमें भी भाषण जो होता है उसके लिए हम लेखन लिखते हैं तो वो भी हमारा सरल होना चाहिए। अब मान लो कि मोदी जी भाषण देते हैं, ठीक है, अब उनकी भाषा और जो लेख है अगर सरल ना हो तो आपको क्या लगता है कि सभी लोगों को वो संबोधित कर सकते हैं, सभी लोगों के मतलब अपनी बातों को प्रकट करवा सकते हैं? तो इसमें आप देखोगे कि भाषा का जो प्रकार है कितने हैं, भाषण के लिए जो भाषा प्रयोग किया जाता है वो कैसा है, चाहे वो समाचार की भाषा भी हो सकता है, ठीक है। ज़्यादातर जो भाषण की लेखन है वो आपका बोल सकते हो कि लाइव टेलीकास्ट के रूप में होता है। भाषण जो कि आपके देखा जाता है कि अलग अलग धर्म अलग अलग वर्ग के लोगों को संबोधित करते हुए भाषण दिया जाता है। तो भाई हम ये भी देखते हैं कि इसमें भी देखा जाता है कि किसी वर्ग को हमारे शब्दों से आघात चोट ना पहुंचे, ठीक है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर नंबर 12। तो ये आपका पूरा बुक कंप्लीट होता है। तो हमने इसमें ये देखा कि कौन से चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम इसके नेक्स्ट सेशन से आपके पर्टिकुलर एक एक चैप्टर से एक्सप्लेनेशन करते हुए चलेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद मैं इसके जो वीडियोस हैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगा। इसके सारे वीडियोस कुछ कुछ चैप्टर मैं पहले ही करवा चुका हूं, तो आप उन चैप्टर को भी डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।